हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल पोइट्री क्या होती है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। कन्फेशनल पोइट्री रेफर्स टू पोइट्री दैट ऑफन ब्रूटली एक्सपोज द सेल्फ एज पार्ट ऑफ एन एस्थेटिक और द ब्यूटी एंड पावर ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी। यानी कि कन्फेशनल पोइट्री एक ऐसी पोइट्री को कहते हैं जिसमें जो पोएट होता है वो ब्रूटली अपने आप को एक्सपोज कर देता है, यानी कि अपने जीवन के बारे में ऐसी घटनाओं को या ऐसी बातों को जो मतलब ऑडियंस है या जो रीडर्स हैं उनके साथ एक्सपोज करता है या उनको बताता है, जो जनरली लोग बताने से कतराते हैं, यानी कि वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। तो ऐसी जो पोइट्री होती है जिसमें अपने जीवन की सारी घटनाओं को दिखाया जाता है या बताया जाता है तो उसको कन्फेशनल पोइट्री कहते हैं। नोटेबल ऑथर्स की बात करें कि किन लोगों ने इस तरह की पोइट्री लिखी है, तो उनमें जो नाम आते हैं वो है रॉबर्ट लॉवेल का, सिल्विया प्लाथ का और एलिसिया ऑरेस्ट्रिकर का। यानी कि ये ऐसे पोएट हैं जिन्होंने अपने जीवन की ऐसी घटनाओं को भी पब्लिक या जो रीडर्स हैं उनके सामने रखा है जिनको लोग जनरली बताने से कतराते हैं, यानी कि इन्होंने अपने आप को क्या किया है, एक्सपोज कर दिया है पब्लिक के आगे। तो इस तरह की जो पोइट्री होती है उसे कन्फेशनल पोइट्री कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे लिटरेरी टर्म की, जो कि है कैनोटेशन। कैनोटेशन का अर्थ होता है द सेकेंडरी और एसोसिएटेड ऑफ द वर्ड, यानी कि किसी शब्द की सेकेंडरी मीनिंग या फिर उसके साथ जुड़ा हुआ होना, यानी कि किसी शब्द का एक दूसरा अर्थ उसके साथ जुड़ा हुआ होना। कहने का मतलब जो कोई वर्ड है उसका जो लिटरल मीनिंग होता है, यानी कि एक तो वर्ड का अर्थ ही होता है और जब हम उस वर्ड का प्रयोग किसी दूसरे अर्थों में करते हैं तो उसे कैनोटेशन कहते हैं, यानी कि उस वर्ड का जो अर्थ होता है वो कैनोटेशन कहलाता है, यानी कि द्वितीयक मीनिंग उसका। Connotation refers to a meaning that is implied by a word apart from the thing which it describe explicitly। यानी कि connotation क्या है, एक ऐसे मीनिंग को रेफर करता है जो उस शब्द का लिटरल मीनिंग है उसके अलावा हो, यानी कि एक तो वर्ड का लिटरल मीनिंग होता ही है लेकिन जब हम उसका प्रयोग ना करते हुए किसी दूसरे वर्ड के प्रयोग करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे कैनोटेशन कहते हैं। आगे बात करें तो वर्ड कैरी कल्चरल एंड इमोशनल एसोसिएशन और मीनिंग इन एडिशन टू दियर लिटरल मीनिंग और डेनोटेशन। यानी कि इसमें जो वर्ड होते हैं वो एक कल्चरल या फिर इमोशनल एसोसिएशन, जो इमोशनल या फिर कल्चरल मीनिंग जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है उसको कैरी करते हैं, जबकि एक उनका लिटरल मीनिंग होता ही है, यानी कि अपने लिटरल मीनिंग के साथ-साथ वो एक ऐसे मीनिंग को कैरी करते हैं जिसका जो रिलेशन है, जिसका जो संबंध है वो इमोशनल या फिर मतलब कल्चरल हो सकता है। जैसे इसके एग्जांपल की बात करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैनोटेशन क्या हो सकता है। तो अ डॉग कैनोट्स शेमलेसनेस और एन अगली फेस, यानी कि जो एक डॉग है, डॉग का शब्द आप जानते हैं कि डॉग क्या है, एक जानवर होता है। लेकिन कभी-कभी हम इसका प्रयोग लोगों के लिए करते हैं, क्यों? जब हम उनको सेमलेस दिखाना चाहते हैं, यानी कि वो मतलब बिल्कुल ही सेमलेस हैं या फिर बहुत ही अगली हैं, तो इस चीज़ को यानी कि इन दोनों वर्डों को दिखाने के लिए भी हम इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये इसके कैनोटेटिव मीनिंग हो गए। आगे बात करें डव की। एक डव क्या होता है, आप जानते हैं कि एक पक्षी होता है, लेकिन डव क्या करता है, पीस और जेंटिलिटी की बात करता है, यानी कि डव का जो एसोसिएशन है वो हमने पीस और जेंटिलिटी के साथ कर रखा है। इसी तरह से होम की बात करें, होम यानी कि आप जानते हैं कि घर को कहते हैं, तो होम सजेस्ट फैमिली कंफर्ट एंड सोसाइटी, यानी कि होम की बात करें तो ये क्या मीनिंग देता है, तो ये फैमिली कंफर्ट और सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। इसी तरह से बात करें पॉलिटिशियन की, तो पॉलिटिशियन आप जानते हैं राजनेता होते हैं जो हमारे देश के लिए कुछ निर्णय लेते हैं, हमारे देश को चलाते हैं, यानी कि जो सरकार होती है उसको चलाने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी हम पॉलिटिशियन शब्द का जो मीनिंग है वो एक निगेटिव लेते हैं, यानी कि इंसान की विकेडनेस, यानी कि जो उसकी तुच्छता है, उसका जो नीचपन है उसको दिखाने के लिए लेते हैं। तो मतलब कभी-कभी हम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा राजनेता है वो इस तरह से, तो मतलब हम कभी-कभी मतलब ऐसी चीज़ों को, इंसान के ऐसे गुणों को दिखाने के लिए जो कि अच्छे नहीं माने जाते, उनके लिए हम पॉलिटिशियन शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मतलब जब किसी शब्द का इस्तेमाल हम किसी दूसरे शब्दों के लिए करते हैं, यानी कि दूसरा अर्थ देने के लिए करते हैं, तो वो उसका कैनोटेटिव मीनिंग होता है। इसी तरह से मॉम एंड डैड है, व्हेन यूज्ड इन प्लेस ऑफ मदर एंड फादर कैनोट्स लविंग पेरेंट्स, यानी कि जब हम मदर एंड फादर के स्थान पर मॉम एंड डैड शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर मतलब होता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो बहुत ही लविंग पेरेंट्स हैं। अगला जो लिटरेरी टर्म है हमारा वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब ये एक लिटरेरी सॉरी ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। कॉन्सोनेंस की बात करें तो कॉन्सोनेंस रेफर्स टू रिपीटेटिव साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्सोनेंट विद इन अ सेंटेंस और फ्रेज, यानी कि कॉन्सोनेंस क्या है, किसी फ्रेज में या किसी सेंटेंस में जो मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है उनका रिपीटेशन है, यानी कि बार बार कुछ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जो साउंड है उनका रिपीटेशन होता है तो उसे ही कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। दिस रिपीटेशन ऑफन टेक प्लेस इन क्विक सक्सेशन,
रिपीटेशन सच एज पिटर पैटर, ये जो रिपीटेशन होता है वो एक के बाद एक ही होता चला जाता है, जो कि पढ़ने में काफी अच्छा लगता है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि द शिप हैज सेल्ड टू द फार ऑफ शोर्स, यानी कि यहाँ पे जो ये शिप शब्द है इसका एस, और जो सेल्ड शब्द है इसका एस, और इसके साथ साथ जो शोर शब्द है इसका एस, यहाँ पर यानी कि जो एस कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट कर रहा है, जिससे सेंटेंस को पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। द शिप हैज सेल्ड टू द फार ऑफ शोर्स। इसी तरह से अगला है शी एट 7 सैंडविच ऑन सनी संडे, यहाँ पर भी जो एस की साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है सैली सेल्स सेल्स बाय द शी शोर, यहाँ पर भी एस की साउंड रिपीट हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि जो एलिट्रेशन है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो एलिट्रेशन और इसमें डिफरेंस इतना ही है कि जो एलिट्रेशन होता है उसमें कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों साउंड रिपीट कर सकती है, यानी कि किसी भी वर्ड को रिपीट कर सकते हैं, वो उसमें किसी भी साउंड को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जो ये कॉन्सोनेंट्स है इसमें सिर्फ जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो ही रिपीट होती हैं। तो बस यही इनमें बेसिक फर्क है। बाकी जो ये एग्जाम्पल है ये आपके एलिट्रेशन में भी आते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों की साउंड रिपीट करती है। आगे हम बात करते हैं अगले लिटरेरी टर्म की, जो कि है क्रिटिक। क्रिटिक का अर्थ होता है आलोचना। तो क्रिटिक इज अ लिटरेरी टेक्निक दैट मीन्स टू क्रिटिकली इवेलुएट अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, अब पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल थ्योरी इन डिटेल। मतलब क्रिटिक क्या है, इसका मतलब होता है आलोचना, यानी कि जब हम किसी वर्ड की कोई भी जो लिटरेरी वर्क है उसको क्रिटिकली एवेल्युएट करते हुए उसकी समालोचना करते हैं, यानी कि उसकी जो कमियां हैं या उसके जो गुण हैं उनको बताते हैं, तो वो क्रिटिक होती है। अ क्रिटिक कुड बी अ क्रिटिकल ऐसे, ये कोई क्रिटिकल ऐसे हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है। इवेल्युएटिंग अ लिटरेरी पीस, कोई लिटरेरी पीस हो सकता है जिसमें किसी चीज की समालोचना की गई हो या उसको इवेल्युएट किया गया हो। इसके अलावा ये एक रिव्यू भी हो सकता है। आगे बात करें तो इट मे बी जस्ट लाइक अ समरी, इसमें क्या हो सकता है, जस्ट लाइक अ समरी हो सकती है, यानी कि जो भी उस वर्क में दिया गया है उसकी जस्ट समरी बताई जा सकती है कि इस वर्क में ये दिया गया है। इसके अलावा दैट आइडेंटिफाइड द सेंट्रल इशू, इसके अलावा वो सेंट्रल इशू पर बात कर सकता है। रेजेस क्वेश्चन, कुछ प्रश्न उठा सकता है, अगर उसको उस लिटरेरी वर्क में कुछ कमियां नजर आ रही हैं या कुछ आ रहा तो उस पर प्रश्न उठा सकता है। टेक नोटिस ऑफ थियोटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस एंड रिव्यूज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, या फिर जो वो लिटरेरी वर्क है उसका रिजल्ट क्या होगा या उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या उसके रिव्यू है, इन सब पर बात यहाँ पर की जा सकती है, यानी कि उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि इसके अलावा इट पर्पस टू हाईलाइट बोथ द शॉर्टकमिंग्स एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ अ लिटरेरी पीस और आर्ट एंड ऑफ एन आर्ट ऑफ वर्क, यानी कि इसका जो मीनिंग है, यानी कि इसके अलावा कि उसके उसकी समालोचना करने के साथ साथ इसका जो काम है वो ये भी हो सकता है कि वो जो लिटरेरी वर्क है उसकी कमियां बताए, यानी कि उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं उनको बताए, या फिर उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसमें अच्छी चीज है उसको बताए, यानी कि दोनों ही चीजें बताने का काम क्रिटिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्रिटिक के। तो सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफेलिया, ये क्या है कि आर्टिकल है बाय मार्था सी रोंका। मार्था सी रोंका एक आर्टिकल है जो कि पब्लिश्ड जर्नल क्रिटिसिज्म डिस्कस द वे द कैरेक्टर ऑफेलिया इज रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट शेक्सपियर्स हेमलेट, यानी कि इसमें किस चीज की आलोचना की गई है या किस चीज पे समालोचना की गई है कि जो ऑफेलिया का कैरेक्टर है शेक्सपियर के हेमलेट में, तो वो किस तरह का कैरेक्टर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी कि वहाँ के जो शेक्सपियर का प्ले हेमलेट है उसमें से सिर्फ एक कैरेक्टर ऑफेलिया को उठाकर उस पर बात की गई है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा हेमलेट का ही है। तो हेमलेट पोयम अनलिमिटेड, ये एक पोयम है अनलिमिटेड जो कि है हेरोल्ड ब्लूम की। तो हेरोल्ड ब्लूम ने जो शेक्सपियर का हैमलेट है उसके ऊपर एक पोयम लिखी है। तो इन दिस बुक हेरोल्ड ब्लूम, इस जो पोयम है या जो बुक है इसमें जो हेरोल्ड ब्लूम है वो डिक्लेयर्स करते हैं कि विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट एज अनलिमिटेड, की जो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है वो क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कि उस पर कोई लिमिट नहीं है, कमिंग ऑफ नो जर्न, और ना ही उसका कोई जॉनर है। बिकॉज इट्स ग्रेटनेस, क्योंकि जो उसकी ग्रेटनेस है वो बहुत ज्यादा है, कम्पीट्स ओनली विद द वर्ल्ड स्क्रिप्चर, और जो वर्ल्ड की माइथोलॉजी है, जो वर्ल्ड का पूरा स्क्रिप्चर है उसके साथ ही उसको कंपीट किया जा सकता है और किसी दूसरी चीज के साथ उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से उन्होंने उसकी समालोचना की है। समालोचना में सिर्फ बुराई नहीं होती, मतलब वो उसकी अच्छाई, यानी कि उसकी जो अच्छाई है, जो उसकी जो मतलब मजबूतियां हैं, जो उसमें अच्छी चीजें हैं, उन सबको बताया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं अगले लिटरेरी टर्म की, जो कि है कर्टेन रेजर। कर्टेन रेजर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। कर्टेन रेजर इज अ परफॉर्मेंस और
अ परफॉर्मर दैट ओपन्स अ शो और इवेंट फॉर द मेन अट्रैक्शन। कर्टेन रेजर क्या होता है? ये कोई परफॉर्मेंस हो सकती है या कोई परफॉर्मर भी हो सकता है, जो क्या करता है, कोई जो होने वाला शो है उसको ओपन करता है, यानी कि उसको शुरू करता है मेन अट्रैक्शन से पहले। यानी कोई कोई बड़ा प्ले जो होने वाला होता है उससे पहले ही जो एक छोटी घटना दिखाई जाती है जो कि किसी प्ले को शुरू करती है, तो उसे ही कर्टेन रेजर कहते हैं, यानी कि पर्दा उठाना इसे कह सकते हैं, कि जो होने वाली चीज है उससे पर्दा उठाना। इट यूजुअली शॉर्टर देन द मेन अट्रैक्शन, यानी कि जो मेन अट्रैक्शन है जो बाद में होने वाला है उससे शॉर्टर होता हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो मेन अट्रैक्शन है उससे छोटा ही हो, वो उससे बड़ा भी हो सकता है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाली घटना ज्यादा बड़ी हो और जिसको दिखाने के लिए कर्टेन रेस किया गया हो वो घटना उससे छोटी हो। द टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ रेजिंग द स्टेज कर्टेन, यानी कि ये जो टर्म है वो जो कर्टेन, जो स्टेज पर कर्टेन रेज किया जाता था, यानी कि पर्दे को उठाया जाता था, वहां से लिया गया है। इन सिंपल वर्ड, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो इट इज अ शॉर्ट प्ले और स्किट प्रेजेंटेड बिफोर द मेन प्ले स्टार्ट, यानी कि इसको शॉर्ट शब्दों में कहें तो ये एक छोटा प्ले है जो कि मेन प्ले शुरू होने से पहले किया जाता है, जिससे लोग जो आने वाला नाटक है, जो नाटक परफॉर्म किया जाने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर एक छोटे प्ले के रूप में, कर्टेन रेजर के रूप में एक छोटे प्ले को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स को समझा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।